नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसमें हम कवर करेंगे बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के 63rd एग्जाम को, राइट। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको ईजिली मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका का हमको गंभीरता से जांच करनी है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी भूमिका की जांच करनी है। और इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र जो होते हैं वो किस उद्देश्य से कार्य करते हैं, ठीक है, यानी इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। तो भारत का जो चुनाव आयोग है ये एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है और ये भारत में संघ और राज्य चुनाव जो है उनकी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324, ठीक है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कहाँ कहाँ के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? पार्लियामेंट के, यानी कि जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, ये सारे इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? हमारे इलेक्शन कमीशन। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, ये आप थोड़ा सोचिएगा और अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट करके बताइएगा। ये हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं हम अपने वापस। तो यहाँ पर हमको इसकी चुनाव आयोग की भूमिका की बेसिकली चर्चा करनी है। थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है और यहाँ पर राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है। इलेक्टोरल रोल तैयार करते हैं ये, और इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो पहचान पत्र, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही जारी किया जाता है। ये राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं और चुनाव चिन्ह भी उनको आवंटित करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता भी जारी करते हैं और साथ ही ये प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान में जो भी खर्च होता है उसकी सीमा को भी निर्धारित करते हैं। ये सारे इनके मेजर रोल्स होते हैं। बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इनको कंडक्ट करवाने होते हैं, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें ये करते हैं, ठीक है। बाद में हमसे पूछा गया है कि जो चुनावी पहचान पत्र है यानी कि इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड, इसका क्या उद्देश्य है। तो वो क्या उद्देश्य है? ये व्यक्तिगत पहचान के स्वीकृत रूप के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत पहचान के रूप में कार्य करते हैं। इनको हम आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी यूज़ करते हैं। ये धारक को एक से अधिक बार मतदान करने से रोकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान कई बार मतदान कर सके, एक आइडेंटिटी प्रूफ के अंतर्गत वो एक ही बार कर सकता है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि कार्ड धारक एक पंजीकृत मतदाता है, वो रजिस्टर्ड है और इसे कम साक्षरता दल वाली आबादी जो है हमारे देश की, उसकी आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सकता है। उसको अनुरूप ही इसको बनाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन की इस क्वेश्चन में कहा गया है क्रिटिकली एग्जामिन। इसका मतलब हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स देने हैं, जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, हमने सिर्फ रोल डिस्कस कर लिया है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे मॉडल कोड ऑफ जो कंडक्ट है उसको कोई लीगल बैकिंग नहीं मिली है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है और उसको एनफोर्स करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक प्रॉब्लम हम ये भी लिख सकते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं उनके अब्रप्ट ट्रांसफ़र होते हैं और गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं वो कई बार इंटरवीन करते हैं इलेक्शन कमीशन के को अपने प्रॉपर रोल प्ले करने से, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ पॉइंट्स भी दे सकते हैं और हम कंक्लूड क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाता है, लेकिन इसको और जो भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस वगैरह होते हैं जिससे इसकी प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं, उनको भी दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें इंट्रोडक्शन में बताना है
इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर हमको उसका रोल बताना है, फिर उसके बाद हमको थोड़े से उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं। यहाँ पर हमसे दूसरा पार्ट भी है क्वेश्चन का, उसको भी हम आंसर करेंगे और उसके बाद हम एंड में कंक्लूड क्या करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता रहा है, लेकिन कुछ जो इसमें खामियां हैं उसके लिए भी हम इसको और इंडिपेंडेंट तो वो ऑलरेडी है, इसको और पावर दे सकते हैं ताकि गवर्नमेंट का उसमें इंटरवेंशन ना हो। तो हमको एक वे फॉरवर्ड के साथ एक पॉजिटिव नोट पे आंसर को एंड करना है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें बात की गई है कि क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति के बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है। हमें ये बिहार के संदर्भ में इसकी चर्चा करनी है। इसका मतलब है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है टुडे प्राइमरीली रिजॉल्व्स अराउंड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स रादर दैन एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स। तो इसकी हमें चर्चा करनी है बिहार के संदर्भ में। देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा लोकतंत्र हो जाएगा। और विकास राजनीति जो है ये निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर आधारित होती है। दूसरी ओर जो वर्णात्मक राजनीति है ये तब होती है जब सामाजिक वर्ग मुख्य रूप से वंशानुगत हो जाता है, ठीक है। जो सामाजिक वर्ग है ये मुख्य रूप से वंशानुगत होता है। बिहार के मामले में अगर देखिए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कांग्रेस का एक विरोध हुआ था, है ना। और इसमें क्या बात कही गई थी, उन्होंने अपने राजनीतिक आधार के रूप में पिछड़ी जाति के कृषि समूहों की ओर रुख किया था। और इन्होंने 1974 में देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि बिहार में जो जाति है ये सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 1980 का दशक अवसरवादी वोट बैंक की राजनीति भी देखी गई थी और आगे चलकर लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में पिछड़ों के बीच पिछड़ों को महत्व दिया गया था। तो इस तरह से बिहार की जो राजनीति रही है ये हम देखें तो विकास पर फोकस्ड रही है और सद्भाव के आधार पर जीती गई है जो रिसेंटली इलेक्शंस वगैरह हुए हैं। और स्टार्टिंग में लेकिन ये मेनली फोकस किस पर थी, ये फोकस्ड रही है वर्णात्मक राजनीति पर। लेकिन वर्तमान में हम थोड़ा इसको विकास की, जैसे जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस भी हुए थे वो भी डेवलपमेंट के बेसिस पे हुए थे, डेवलपमेंट की राजनीति पर, राइट। तो इस तरह से बिहार में जो प्रोसेस रहा, जिस तरह से बिहार में वोट्स मांगे गए, जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन आए, वो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। और एंड में हम इसको कंक्लूड कर लेंगे कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य का झुकाव जो है वो हमें विकास की राजनीति की ओर अधिक दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें जो हमारा पॉइंट होगा कि देखिए विकास की राजनीति की बात की जाती है, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो जो सच्चाई है उसमें विकास की राजनीति हमको उतनी नहीं दिखाई देती है जितनी वर्णात्मक राजनीति दिखाई देती है, एस्क्रिप्टिव। लेकिन हम जब आंसर लिखेंगे तो हम इसको थोड़ा एक पॉजिटिव नोट पर एंड करेंगे और थोड़े हमारे आंसर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल उससे डिफरेंट होते हैं। थोड़ा हम आइडियल आंसर लिखते हैं, एकदम सच्चाई नहीं लिखनी होती है। तो उस तरह से हम क्या कहेंगे कि हाँ थोड़ा बदल रहा है परिदृश्य और इसमें विकास की राजनीति को महत्व दिया जा रहा है। हालांकि ये सच है कि महत्व दिया जा रहा है लेकिन उस लेवल से नहीं दिया जा रहा है। तो हम अगर देखने लगे तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा कि आज भी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो डिफरेंट है। लेकिन हम हमें अपने आंसर में क्या लिखना है जिससे हमको नंबर मिल सके, तो हमें ऐसे कर कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ये बिहार से संबंधित था, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं था और इसमें आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इसी तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल के दिनों में भारतीय दल की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या है। तो हमें इम्प्लीकेशंस बताने हैं ऑफ ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स इन रीसेंट टाइम्स। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमें रिसेंट टाइम्स में बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो इसका प्रभाव लिखना है। तो अगर हम कभी भी किसी भी चीज़ का प्रभाव लिखेंगे तो उसमें पॉजिटिव्स भी बताएंगे और उसके नेगेटिव भी बताएंगे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव्स बता दें या सिर्फ नेगेटिव बता दें, प्रभाव पॉजिटिव भी होगा और कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव भी होगा। तो थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखेंगे, कैसे बढ़ रहे हैं राजनीतिक दल, थोड़े से क्षेत्रीय दलों का एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इनको डिफाइन करेंगे कि ये रीजनल जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको उनकी मांग करते हैं और कुछ एग्जाम्पल देकर हम थोड़ा सा इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर हम आएंगे अपने उसके प्रभाव पर। तो लाभ क्या क्या है वो देख लेते हैं। अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो मैंने बताया था अगर रीजनल पार्टीज़ होंगी तो उसमें ज़्यादा लोग होंगे, तो ज़्यादा लोग होंगे तो उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा और ये डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ावा देंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में किसका शासन होता है, लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो सकेंगे। क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं
अगर जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं वो उतने क्षेत्रीय मुद्दों पर महत्व उनको नहीं देती हैं, वो बड़े बड़े मुद्दों पर ही रहती हैं सीमित, तो क्षेत्रीय मुद्दों को महत्व देने में ये पार्टी सहायता करती हैं। ये जो क्षेत्रीय संस्कृति, मान्यताएं, भाषा ये सब होती हैं, इनको भी इम्पोर्टेंस मिलती है इसके माध्यम से, ठीक है। इसके साथ एक ये भी पॉइंट आ जाएगा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी ये बढ़ावा देती है क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी कर पाते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हो जाते हैं? गठबंधन सरकार, क्योंकि अगर ज़्यादा रीजनल पार्टीज़ होंगी तो एक मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट फॉर्म होना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, और कोएलिशन गवर्नमेंट में सभी पार्टीज जो छोटी छोटी होती हैं सबके अपने अपने हित होते हैं, जिसके चक्कर में कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता है, राइट। तो एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद लोगों के अपने लाभ होते हैं, सबके अपने अपने हित होते हैं, मैंने आपको बताया सब अपने अपने हितों से प्रभावित होते हैं, तो सब अपना बेनिफिट चाहते हैं, जिसकी वजह से देश के लिए कुछ अहम निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है और ये आपस में विभाजित भी हो जाते हैं। फिर देखते हैं क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच विवादों को निपटाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गठबंधन सरकार में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पॉइंट, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो हिंडर हो जाता है। फिर कहा जाएगा हालांकि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन उन्हें एक जिम्मेदार केंद्र सरकार के द्वारा हल किया जा सकता है। तो अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो इसमें जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनको हल किया जा सकता है। इस तरह से हम अपने आंसर को अगर कंक्लूड करें तो हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक वाला कंक्लूजन होता है, राइट। तो इससे आपको थोड़े आइडिया मिल जाएंगे कि आपको अपने कंक्लूजन्स कैसे लिखने होते हैं आंसर्स के, राइट। तो इसमें हम और पॉइंट्स भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक्स हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात की गई है संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत पर हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले संविधान और संवैधानवाद के बारे में 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, इनको हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहा गया है संविधान क्या होता है, ये एक लिखित दस्तावेज है, जबकि जो संवैधानिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये एक सिद्धांत और शासन प्रणाली है जो कानून के शासन का सम्मान करती है और सरकार की शक्ति को सीमित करती है। इसकी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जो डिफरेंस है मेनली वो हमने यहाँ पर देख लिया है, इसको आप लिखेंगे पहले। उसके बाद दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आते हैं बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ मूलभूत जो सुविधाएं हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधनों के माध्यम से परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया सोशलिस्ट है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। समय समय पर जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत पॉइंट आते हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय देता है तो उन पॉइंट्स को इंक्लूड करते रहते हैं। जैसे सॉवरेनिटी हमारे कंट्री की, हमारा सेक्युलर नेचर, ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं, राइट। तो जो मूलभूत फीचर्स हैं बेसिकली उनको संसद के द्वारा संशोधन के माध्यम से परिवर्तित या नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, ठीक है। और केशवानंद भारती बनाम केरल केस जो था 1973 का, इसमें भारत में मूल सिद्धांत की बात की गई थी, मूल ढांचे के सिद्धांत की बात की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और संविधान की जो मूल संरचना है इसकी विशेषताओं पर अलग अलग राय दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया था, लेकिन उसी समय पर ये नहीं कह दिया था कि ये पॉइंट्स बेसिक स्ट्रक्चर हैं। उसके समय पर जो जो केसेस होते रहे, आज भी जो जो केसेस होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फिर बताता है कि ये इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे, राइट। और ये जो मूल अधिकार है ये मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं और संसद का प्रत्येक कार्य सिद्धांत के अधीन है। तो ऑब्वियसली जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे मूल अधिकारों की भी रक्षा करते हैं और संसद का जो भी कार्य है वो ऐसे लॉज को बनाना है जो बुनियादी जो संरचना है उसको प्रभावित ना करे, राइट। तो इस तरह से हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया और मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दे देती हूँ जैसे आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक केस है कि होलोहन वर्सेस जची लूहू, ठीक है, थोड़ा सा नाम कंफ्यूजिंग है, जचिन लूहू, ठीक है, इस तरह से थोड़ा नाम है। 1992 का केस है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में कहा गया था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है।
राइट। और जैसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनिट ऑफ इंडिया भी 1992 का जो केस था, इसमें कहा गया था कि रूल ऑफ लॉ जो होता है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से समय समय पर जो भी केसेस हुए उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो मेनली आपको समझ में आ गया हो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि जो बेसिस होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण का उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कहा गया है केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का विषय रहेंगी, प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देकर चर्चा करें। तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं कौन सी होती हैं, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो ये देख लेते हैं पहले कौन सी हैं। देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप समझ जाएंगे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे रही है इसके लिए फंड्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कर रही है इनको इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो फंड होते हैं वो सबका मेजर हिस्सा कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो जब एक फंड दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे रहे हैं किसी योजना के लिए और एक इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसलिए इनके बीच में विवाद हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। पहले तो हमको इंट्रोडक्शन में बताना होगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या है। ये कैसी योजनाएं होती हैं? ऐसी योजनाएं होती हैं जो भारत की राज्य सरकारों के द्वारा लागू की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसका अधिक वित्त पोषित किया जाता है। यानी जो ज़्यादा फंड का पार्ट होता है वो केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार जो है उसकी हिस्सेदारी इसमें निश्चित होती है। कई CSS यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए समानांतर संरचनाओं की स्थापना को भी आवश्यकता होती है, कि इसी तरह से कुछ ऐसे पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं ताकि इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, राइट। ये राज्य सरकारों को दरकिनार करते हैं और उनके अधिकार और निगरानी क्षमता को कम करते हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से रिलेटेड एक ये पॉइंट है कि जो राज्य सरकारें हैं उनके अधिकारों को सीमित करते हैं और उनकी जो निगरानी क्षमता है उसको भी कम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, SDM नहीं MDM, मिड डे मील जो योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये इसके अंतर्गत आते हैं, राइट। फिर बात की गई है कि CSS के लिए जो भी प्रदान किए गए सख्त दिशा निर्देश हैं वो कभी कभी राज्यों की स्वायत्ता में भी बाधा डालते हैं। जो पावर्स होती हैं, ऑटोनॉमी होती है स्टेट गवर्नमेंट्स की, उसको भी बाधित करते हैं। ज़्यादातर जो योजनाएं हैं ये ब्लूप्रिंट और टॉप डाउन अप्रोच का पालन करती हैं। टॉप डाउन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्शंस मिल गए और स्टेट गवर्नमेंट्स को बस उनको फॉलो करना है, और किसी भी बदलाव के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। कि कोई भी अगर योजना में बदलाव करना है तो मंजूरी किससे लेनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखिए जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है अगर सेम होती है तो ऐसी हमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर सेंट्रल में मान लीजिए BJP की सरकार है और स्टेट में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसी योजनाओं को के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं। फिर हम देखते हैं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान रखे बिना पूरे देश में योजनाओं में एकरूपता होती है। आप देखिए कि कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम को लाती है और उसको सेंट्रली स्पॉन्सर करती है और राज्यों से कहती है कि तुम इम्प्लीमेंट करो, लेकिन राज्यों की जो परिस्थितियां हैं सब अलग अलग हैं। हर राज्य में अलग कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल, क्लाइमेटिक, हर चीज़ अलग है, लोग वहाँ के रहन सहन, उनका कल्चर, तो उस हिसाब से डिफरेंट परिस्थितियों में सेम चीज़ों को लागू करना उतना उचित मालूम नहीं पड़ता है। फिर कहा गया है केंद्रीय मंत्रालयों का एक उद्देश्य सूत्र तैयार करना होगा जिसके द्वारा किसी विशेष योजना के लिए आवंटित धन राज्यों में वितरित किया जाता है। और फिर कहा गया है कि बड़े पैमाने पर सुधार को लागू करने की आवश्यकता है, जैसे गतिविधियों और हस्तक्षेपों की एक सूची प्रदान करें जिनमें से राज्य चुन सकें। तो ये एक, जैसे आप सजेशंस में ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं कि आप ऑप्शंस दे दो कि ये ऑप्शन है और राज्य अपने हिसाब से उसको चूज़ कर लें कि जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। ये सहकारी संघवाद की सच्ची भावना स्थापित करने में मदद करेगा। सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि राज्य और केंद्र के बीच में कोऑपरेशन हो सके, ना कि मतभेद हो, राइट। तो इस तरह से आपको एक वे फॉरवर्ड देना होगा और कंक्लूजन में ये जैसे वे फॉरवर्ड में आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं एग्जाम्पल्स और बोन ऑफ कंटेंशन रही हैं ये, तो रीजंस भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं पॉइंट्स में, और क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, क्या चीज़ों को से सुधार किया जा सकता है ताकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं ये बोन ऑफ कंटेंशन ना रहें। इस तरह से हम आंसर को वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड कर सकते हैं।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने के लिए हमको सुझाव देने हैं। साथ ही भारतीय कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उन पर भी चर्चा करनी है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो हमें लगता है ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि कृषि की समस्याएं ऐसी हैं जो हम सभी को पता है। लेकिन उस क्वेश्चन में हम कैसे प्रॉपर पॉइंट्स को डालकर, बेटर पॉइंट्स को डालकर ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय कृषि की समस्याएं ऐसा कोई भी नहीं होगा शायद जिसको ना पता हो। थोड़ी बहुत समस्याएं सभी को पता है। तो थोड़ा सा हमको जो अपना आंसर लिखना है उसके इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि इंडिया बेसिकली, जैसे हम ये भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि इंडिया एक कृषि आधारित देश है और काफ़ी बड़ी जनसंख्या इसमें निर्भर है, इस तरह से, या कुछ और आपको बेहतर अगर लग रहा है तो उसको आप इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसकी समस्याएं डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं? छोटे और खंडित भूमि जोत हैं, मृदा का क्षरण होता है, डिप्लीशन ऑफ सोइल जिसकी वजह से उनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम होती है, सिंचाई की समस्या है, मशीनीकरण का अभाव है, राइट, अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं हैं, यानी कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, मृदा अपरदन है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। इसके साथ ही हम कुछ और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने बात की कि छोटे और खंडित भूमि जोत हैं, तो इसमें अगर आप थोड़ा एग्जाम्पल भी दें कि कैसे छोटे जो जोत हैं वो कैसे हैं, एरिया जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत वो कम होता जा रहा है। अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो ये 2010-11 का डेटा है। 2010-11 में लगभग 159.5 मिलियन हेक्टेयर्स आता था कृषि जोत के अंतर्गत, और इस समय 2015-16, इस समय नहीं सॉरी, अगर इस डेटा को देखें तो 2015-16 में ये कितना हो गया घटकर, ये हो गया 157 मिलियन हेक्टेयर्स जो कृषि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल देकर अपने आप आंसर को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं, दूसरे पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक चैलेंज है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। और जो एम्प्लॉयमेंट है ये भी कम है, एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों की निर्भरता इसमें ज़्यादा है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इस पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है, और उससे अनएम्प्लॉयमेंट की भी एक समस्या है, राइट। इसके साथ हम एक और समस्या डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये केवल 23 क्रॉप्स के लिए ही जारी किया जाता है, जिसमें वीट और पैडी को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इन्हीं को ही ग्रो करते हैं। हॉर्टिकल्चर पर हम उतना बल नहीं देते हैं, जबकि जो क्योंकि हॉर्टिकल्चर में क्या हो जाता है कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है और किसानों के पास उतनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, जबकि हॉर्टिकल्चर से किसान कमा सकते हैं यदि उसको प्रॉपर समय पर लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। और नॉन साइंटिफिक प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं किसानों के द्वारा, जिससे जो सॉइल फर्टिलिटी है वो तो डिक्रीज़ ही हो रही है, और साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस तरह से हम और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। और आप एमएसपी में ये भी लिख सकते हैं कि स्टैग्नेंट प्राइसेस रहते हैं, इनमें ज़्यादा इनको बढ़ाया नहीं जाता है, जिससे कि फार्मर्स की इनकम भी उतनी नहीं हो पाती है। उसके बाद हम एंड करेंगे, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर हम उसको और डिस्कस कर लेंगे अगर कोई पॉइंट रह जाता है। तो दूर करने के क्या सुझाव है कि हम मल्टीपल क्रॉप्स को लगाएं, कृषि का आधुनिकीकरण करें, बेहतर जल प्रबंधन करें और क्रॉप इंश्योरेंस, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लागू कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या क्या किया जा सकता है, हम बेहतर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा उसको और बेहतर करने का प्रयास करें, जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करें, तो उससे हमारी एग्रीकल्चरल जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो भी बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। क्रॉप्स के रिसर्च को बढ़ावा दें, जिससे जहाँ पर कम प्रोडक्टिविटी है वहाँ पर भी बेटर सीड्स को लगाकर ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी हम अपने सुझाव में ऐड कर सकते हैं। कुछ नए पॉइंट्स हमें हमेशा ऐड करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स सभी लोग लिख सकते हैं, और हम डेटा भी उसमें कुछ एग्जांपल्स और डेटा का भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं वो तो आपको पता ही होंगे, यहाँ देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है। प्रधानमंत्री यहाँ पर ये फसल बीमा योजना होगा, आवास योजना नहीं होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, ये सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो एंड में हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यदि सरकारी योजनाओं को उचित तरीके से लागू किया जाए, एक बैलेंस रणनीति के साथ,
तो बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करनी है और भारत सरकार के द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो भारत के गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए हमको गरीबी के लिए जो कारक हैं जिम्मेदार उनको लिखना है। तो देख लेते हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम गरीबी को थोड़ा सा परिभाषित करेंगे। हम लिखेंगे कि गरीबी एक सामाजिक घटना है जिसमें समाज का एक वर्ग जीवन की अपनी जो मिनिमम नीड्स होती हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाते। भारत के योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कहा था कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी की अनुशंसित पोषण आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा को इन्होंने परिभाषित किया था कि इतना से कम जो होगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा, राइट। और अर्थशास्त्र में गरीबी की दो अवधारणाएं दी गई हैं। कौन कौन सी है? एक है पूर्ण गरीबी, एक है सापेक्ष गरीबी। एक एब्सोल्यूट हो जाएगी और रिलेटिव हो जाएगी। एब्सोल्यूट में जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त करने के लिए आय जो है वो अपर्याप्त है, और सापेक्ष रिलेटिव यानी कि किसी दूसरे के रिलेशन में कमी रह जाए। ठीक है, आय की असमानताओं को इंगित करता है कि किसी दूसरे के कंपैरिजन में हम गरीब हैं, राइट। तो ये दो तरह की गरीबियाँ होती हैं। थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन में ये सब लिख दिया। अब हमको आगे देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन के कॉजेस डिस्कस करना है कि गरीबी के भारत में क्या कारण रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए, इन कारण को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पावर्टी एस्टिमेशन है इंडिया में ये कैरी किया जाता है नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा, जो बेस्ड होता है डेटा कलेक्ट किया जाता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के द्वारा। जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये पावर्टी लाइन को कैलकुलेट करती है नीति आयोग की टास्क फोर्स। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। कारण देख रहे थे, तो कारण में क्या हो जाएगा, पॉइंट्स देख लेते हैं। औपनिवेशिक शोषण, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन रहा है, गरीबों के लिए निवेश का अभाव रहा है, कृषि पर अधिक निर्भरता है, अधिक अशिक्षा है, इलिटरेसी, और ज़्यादा बेरोजगारी। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, पॉपुलेशन। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो गरीबी ज़्यादा हो जाती है। इंडिया में पॉपुलेशन के चक्कर में गरीबी एक इम्पॉर्टेंट उसका एक इफेक्ट के रूप में दिखाई पड़ती है। और इसके साथ ही और रीजंस क्या हो जाएंगे, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, और एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है, ये भी आपको पता है। और इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। जो हमारे पास लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, साथ ही अनएम्प्लॉयड, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड भी हैं। जैसे एग्रीकल्चर में जो लगा है वो एक तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, कि हमें लग रहा है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वास्तविकता में यदि देखें तो यदि एक छोटे से खेत पर 2 लोगों से ही काम चल जाता है, उसमें काम कर रहे हैं 5 लोग, तो ये जो 3 लोग हुए वो डिस्गाइज्ड रूप में अनएम्प्लॉयड हुए, कि वास्तविकता में उनकी उसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही हमने देख लिया है सारे पॉइंट्स को, और कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं इसमें कि कैपिटल की कमी है, शॉर्टेज है कैपिटल की, एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो चीज़ें होती हैं, स्किल नहीं है लोगों के पास, ये लिख सकते हैं, स्किल नहीं है, ये सब भी रीजंस हो सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारा काफ़ी धीमा रहा है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, डिजास्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे कारण हो जाएंगे। कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनमें कौन कौन से कार्यक्रम इंपॉर्टेंट हैं। मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये एक तरह से उनको पेंशन देने की बात की जाती है इसमें। कौशल विकास योजना, पीएम स्वनिधि। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं हो गई। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम्स चलाए गए हैं उसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी आती है। ठीक है, और नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी इंक्लूड की जाएगी। अन्नपूर्णा स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, ये सारी स्कीम्स हो गई। मनरेगा हमने देख ही लिया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाई गई थी वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरह से ही हमने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और हम इसमें कंक्लूजन कैसे देंगे वो देख लेते हैं। देखिए, फ़िलहाल तो अगर हम देखें तो इस पैंडेमिक में गरीबी और बढ़ी है, लेकिन इससे पहले के एरा में देखें, इससे पहले के टाइम्स में अगर हम देखें तो हमारे सामने एक रिपोर्ट आई थी 2020 में, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2018। इसमें कहा गया था कि लगभग 271 मिलियन लोगों को इंडिया में पावर्टी जो लाइन है उससे ऊपर उठाया गया है 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच में। ठीक है, तो 271 मिलियन लोगों की बात की गई थी उस समय पर।
तो ये हम एग्जाम्पल अपने कंक्लूजन में दे सकते हैं कि ऐसा हुआ है इंडिया में, और इंडिया में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए और एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाया जाए जिससे सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने में मदद मिले, तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी रीसेंट रिपोर्ट्स हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये पुरानी रिपोर्ट ली है क्योंकि हाल ही में कहा गया है कि पैंडेमिक के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे दोबारा आ गए हैं, तो हमें एक वे फॉरवर्ड के साथ एक पॉजिटिव नोट पर आंसर लिखना होता है, एंड करना होता है, इसलिए मैंने इस रिपोर्ट का एग्जाम्पल दिया है। जो भी रीसेंट रिपोर्ट है उससे भी आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक इंक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ इंडिया में पॉवर्टी को हटाने में मदद मिल सकती है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को और यूज़ किया जाए, ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है भारत में प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में ही स्थापित हो पाए हैं। इसके कारणों की व्याख्या करनी है और भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की हमको व्याख्या करनी है। देखिए, भौगोलिक जो कारण है ये उद्योगों की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमको पता है, क्योंकि वहाँ से हमको कच्चे माल उपलब्ध होते हैं। अब कोई भी इंडस्ट्री वहीं पर स्टैब्लिश होगी जहाँ पर पास में उसको कच्चा माल उपलब्ध हो जाए। यदि वो दूर स्टैब्लिश होगी तो उतना ही उसका खर्चा बढ़ जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ है। देख लेते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, बिजली संसाधन, पानी, श्रम, बाजार और परिवहन सुविधा, ये सारी चीज़ें देखकर ही कोई भी उद्योग स्थापित होता है। प्रमुख भौगोलिक औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में? मुंबई, पुणे औद्योगिक क्षेत्र, कोलकाता, हुगली औद्योगिक क्षेत्र, अहमदाबाद, वडोदरा और मदुरै, कोयम्बटूर औद्योगिक क्षेत्र, ये सारे प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, और भारत में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? आपको पता है, एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं वो हो जाता है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग, खनन उद्योग, ये सारे उद्योग हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन के आंसर की जो आउटलाइन होगी वो देख ली है, लेकिन जो भी यहाँ पर चीज़ें दी हुए हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है लोकेशन में। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल भी यहाँ पर देंगे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। ठीक है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये सारी चीज़ें हैं। तो भिलई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, इन सारे रीजन्स में स्टैब्लिश किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को लिखेंगे तो वो बेहतर रहता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे और भी जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे 1947 से पहले जो हमारा सबसे पहला आयरन और स्टील प्लांट लगा था वो था टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ पर लगा था? जमशेदपुर में लगा था। ये वहाँ पर लगाया गया था जहाँ पर हमें आसानी से आयरन और स्टील कंपनी के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। तो एग्जाम्पल्स, लोकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है रॉ मटेरियल के चलते, और बाकी पॉइंट्स भी देखे जाते हैं। तो इनको यहाँ पर एक्सप्लेन भी आप करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक थोड़ी सी आउटलाइन दे दी है। भारत में जो प्रमुख उद्योग हैं इनको हमने लिख दिया है। इसके बारे में भी थोड़ा आप डेटा कलेक्ट कर लिख सकते हैं कि कौन सा उद्योग कितना एम्प्लॉयमेंट देता है। जैसे मैंने आपको बताया, कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, किसके बाद? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के बाद। और सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी और वर्तमान में कितनी इंडस्ट्रीज हैं, इस तरह से इसका आप डेटा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की विस्तार से हमको व्याख्या करनी है और भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में उनके योगदान पर हमको चर्चा करनी है, और उसके साथ ही भारत की नई खनिज नीति के प्रमुख बिंदुओं को भी बताना है। तो भारत में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं उनको हमें बताना होगा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि भारत जो है वो खनिज संसाधनों से समृद्ध राष्ट्र है। धात्विक अयस्क बहुत समृद्ध और उच्च गुणवत्ता के भारत में पाए जाते हैं। प्रमुख कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर खनिज? लौह अयस्क, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने। जैसे उड़ीसा और झारखंड के जो प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पर बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, और लौह अयस्क का भंडार मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी प्राप्त होता है। फिर हम बॉक्साइट देखेंगे, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है और ये बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु में पाया जाता है। अभ्रक की बात करें तो भारत सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है और सबसे बड़ी आपूर्ति बिहार और झारखंड से ही होती है। कोयला की बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। फिर पेट्रोलियम देखें तो असम में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। नए तेल क्षेत्र कहाँ पर पाए गए हैं? कैम्बे की खाड़ी और बॉम्बे हाई में पाए जाते हैं। तांबा ये खेतड़ी राजस्थान में, मलंजखंड मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये इस जगहों में पाया जाता है। क्रोमाइट
ये उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। तो इस तरह से जो प्रमुख खनिज है उनके बारे में आपने थोड़ा बता दिया। और देखिए ये लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये कौन सा कहाँ पाया जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक मैप लें या अपने हाथों से मैप को बना लें और उसमें लोकेट करने की कोशिश करें, तो आपको थोड़े एरियाज याद रहेंगे। ये एक ईजी वे होता है मैप से लर्न करना, राइट। और राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में आई थी, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ये रीसेंट है। तो इस नीति का उद्देश्य खनन क्षेत्र के प्रभावी विनियमन और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। नीति में खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा देने का भी प्रस्ताव किया गया है कि जो माइनिंग होती है वो उद्योग के अंतर्गत आएगी। और ये खनिजों के परिवहन की सुविधा के लिए समर्पित खनिज गलियारों को प्रोत्साहन करने की भी बात करती है। देखिए कोई भी पॉलिसी अगर आती है नई तो उसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके जो भी मेन फीचर्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए। फिर इस नीति के अंतर्गत क्या क्या है, ये निजी क्षेत्र को मदद करने के लिए विश्व मानदंड के साथ करों, लेवी और रॉयल्टी के सामंजस्य के भी प्रयास करेगी कि निजी क्षेत्र की भी मदद मिल सके। और निजी क्षेत्र को रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। निजी जो खोज करता है इसका चयन बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के साथ किया जाएगा। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी की भी स्थापना की इसके अंतर्गत बात की गई है। तो इस तरह से जो भी मेन फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और कोई भी जैसे रीसेंट पॉलिसी आती है और एग्जाम के टाइम पर आपके कुछ महीनों के आसपास, तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसके पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हमारे देश के विकास में किस प्रकार सहायक है, इसको हमें विस्तार से बताना है। फिर नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से देश की कुल ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में सहायक है, इसकी चर्चा करनी है। और नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों को स्पष्ट करना है। तो भारत के परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास और उपयोग किया जाए, राइट। देश के विकास में परमाणु ऊर्जा का क्या उपयोग है, तो इसको कृषि क्षेत्र में यूज़ किया जा सकता है, हेल्थ केयर में, जल प्रबंधन में, उद्योग, सैन्य, पर्यावरण, ऊर्जा सब में यूज़ किया जा सकता है। कृषि में देखें तो रेडियो आइसोटोप का उपयोग उत्परवर्ती फसल किस्मों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। और हेल्थ केयर में रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग कर चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। जल प्रबंधन में विलवणीकरण तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। उद्योग में खाद्य विकिरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सैन्य में परमाणु हथियार हो गया है तो आपको पता ही है। और पर्यावरण के लिए प्रदूषकों की मात्रा निर्धारित करने में मदद करता है। और ऊर्जा में अगर हम देखें तो वर्तमान में कुल 6780 मेगावाट क्षमता वाले 22 रिएक्टर्स हमारे यहाँ हैं, राइट। अब हमें लाभ और नुकसान भी देखने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये एक क्लीन एनर्जी है और इसमें जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम यूज़ होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट लगाने में हमें बहुत ज़्यादा क्षेत्र की ज़रूरत होती है, तो उसकी तुलना में इसका क्षेत्र बहुत कम होगा। ये तुलनात्मक रूप से काफ़ी सुरक्षित है और इसकी कॉस्ट स्टेबिलिटी है, लागत भी स्थिर रहती है। नुकसान क्या है कि इससे रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उत्पादन होगा, यानी कि रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होगा, जो लोगों की हेल्थ के लिए नुकसानदायी हो सकता है। रिस्क रहता है कि कहीं कुछ लीक ना हो जाए। पर्यावरण के लिए को भी ये प्रभावित कर सकता है यदि रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसका सही से मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता, ना किया जाए। और उसके बाद ये टेररिस्ट अटैक के लिए भी खतरा हो सकता है कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स बना लें। तो इस तरह से हम इसको बताएंगे, इसके लाभ और नुकसान को। फिर हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, कुछ सजेशंस या वे फॉरवर्ड के साथ, कि जो न्यूक्लियर पावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का इस समय पर। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इंश्योर करें कि स्किल प्रॉपर हो हमारे पास इसको हैंडल करने के लिए, हमारी सेफ्टी रेगुलेशंस प्रॉपर हों, और हम साथ ही में इसके वेस्ट डिस्पोजल और मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस तैयार करें और जो भी इंतज़ाम है उनको प्रॉपरली किया जा सके। तो इस तरह से अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे और एक वे फॉरवर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के फ़ायदे बताते हुए साथ ही हमको कहना है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमको। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कहा गया है उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रगति की है, और एक से अधिक उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाने के सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष को हमको स्पष्ट करना है। भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किस प्रकार से सहायता मिली है। तो देख लेते हैं। भारत ने 19 अप्रैल 1975 को प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह जो था आर्यभट्ट, इसका प्रक्षेपण किया था और इसी के साथ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था। 1980 में रोहिणी भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 के द्वारा भेजा गया था और ये पहला उपग्रह बन गया था भेजा जाने वाला। फिर हम देखते हैं, कहा गया है 1983 में इसरो ने इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया था और अक्टूबर 2008 में
चंद्र मिशन भेजा गया। 2014 में GSLV Mk3 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। इस तरह से हम पूरा थोड़ा सा देंगे कि क्या क्या किया गया है, कैसा कार्यक्रम हमारा चला है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनको मेंशन करेंगे, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। फरवरी 2017 में कहा गया है इसरो ने 104 उपग्रह लॉन्च किए थे एक साथ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी। साथ ही 2018 में GSAT-11 भारत का सबसे भारी अंतरिक्ष यान बन गया। 2019 में MESAT, 2019 में ही चंद्रयान-2 भेजा गया था, ठीक है, और 2020 में EOS-1 भेजी गई थी। तो ये हमने यहाँ पर देख लिए जो भी इसका कार्यक्रम चला। क्वेश्चन में पूछा गया था स्थापित करने में भारत ने क्या प्रगति की है, तो प्रगति को हमें इस तरह से दिखाना है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि एक से अधिक उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाने के सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष हमको बताने हैं। तो सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष देख लेते हैं। देखिए, कुछ लाभ जैसे क्या हो सकते हैं कि विकास में सहायक होगा, ये नौकरियां पैदा होंगी, प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी में मदद करेंगे, ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। नुकसान क्या होगा कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनका जीवन संकटग्रस्त हो सकता है, अंतरिक्ष में प्रदूषण बढ़ सकता है, महंगा हो सकता है ये, ठीक है। और ये भी नुकसान हो सकता है कि यदि ये महंगा होगा तो दूसरी जो योजनाएं हैं उस पर पैसा कम खर्च होगा, ठीक है, जो वेलफेयर कार्यक्रम है। इस तरह से ये पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका देखें तो सुदूर जो संवेदी उपग्रह हैं इसके डेटा उपयोग के कारण फसल की जो स्थिति है इसमें सुधार किया जा सकता है और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। और फसल उत्पादन पूर्वानुमान लगाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके माध्यम से पूर्वानुमान लगाया जाएगा तो बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की रखवाली से जो रेल दुर्घटनाएं हैं या इससे संबंधित अन्य जो गतिविधियां हैं उनसे बचने के लिए, रेल पटरियों पर अवरोधक वस्तुओं का पता लगाने के लिए और गगन द्वारा नेविगेशन प्रणाली प्रदान करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और इंडिया में इसके बेहतर परिणाम देखे जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो हम ये पॉइंट्स देंगे कि यहाँ पर एक तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, साथ ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हमारे देश में रिसर्च होगा तो हम बेहतर चीज़ें ला सकते हैं, हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं और इससे हम अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। बात की गई है सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। देश के आर्थिक विकास में सॉफ्टवेयर उद्योग रीढ़ की हड्डी के समान है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर उद्योग जो है कहा गया है रीढ़ की हड्डी के समान है। इसको समझाएं और कंप्यूटर की भाषाओं के विकास पर अपना मत स्पष्ट करें और समझाएं कि हमारे देश का इस क्षेत्र में क्या योगदान है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर निर्देश, डेटा या प्रोग्राम का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। तो हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन के साथ भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा भी गया है सॉफ्टवेयर क्या है, तो उसको समझा दीजिए। फिर बात की गई है सॉफ्टवेयर उद्योग देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी के रूप में। देखिए, आईटी उद्योग भारत में लगभग 4 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। सॉफ्टवेयर उद्योग क्या हो गया, आईटी इंडस्ट्री, और आईटी इंडस्ट्री इस समय पर एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है। तो ये प्रमुख एक राजस्व अर्जक है, रेवेन्यू अर्न होता है यहाँ से। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है ये विदेशों में ग्राहकों को समाधान प्रदान करती हैं और सभी जो प्रमुख शहर हैं उसमें आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर उद्योग का लिख सकते हैं। कंट्री की बैकबोन के रूप में काम कर रहे हैं ये। फिर कंप्यूटर भाषाओं पर थोड़ा देख लेते हैं। कंप्यूटर भाषा एक कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा उपयोग की जाने वाली कोडेड वाक्य की रचना होती है, ठीक है। नॉन भाषा में हम कंप्यूटर में चीज़ें नहीं कर सकते, उसकी अलग भाषा होती है। तो कंप्यूटर भाषाओं में वर्गीकृत किया जाता है। एक लो लेवल की भाषा होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हो जाएगी और उच्च स्तरीय भाषा बेसिक और C++ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें आपको बस थोड़ा चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको और थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा आउटलाइन दे दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। कहा गया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रयासों में भारत का क्या योगदान है। निकट भविष्य में पूरे विश्व दुनिया इस ग्रह के मानव द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण पानी में डूब जाएगा। इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट करने। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और अन्य प्रदूषकों के बढ़े हुए स्तर के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव से आमतौर पर पृथ्वी के तापमान में एक क्रमिक वृद्धि है।
ग्लोबल वार्मिंग अगर आप हिंदी में देखें तो पूरे ग्लोब की जो वार्मिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो तापमान है हमारे ग्लोब का वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सिंपल सा टर्म है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, हम उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। यदि हम वर्ड से देखें तो हम आसानी से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद भारत ने इसमें क्या योगदान किया है, तो भारत के प्रयासों में सबसे पहला तो हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये कब हुआ था? 2016 में जब पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था, तब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसी समय पर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे, दोनों लोगों ने मिलकर इसको लाने का प्रयास किया था। और इस समय पर इसमें काफ़ी सारे देश जुड़ चुके हैं। सोलर पावर को इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोयले और स्वच्छ ऊर्जा कोष पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर दोगुना कर दिया गया है। विश्व सौर बैंक के लिए भारत की योजनाएं आने वाले दशक में सौर परियोजना में $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जुटाएंगी। साथ ही 2015 के प्रारंभिक लक्ष्य से अक्षय ऊर्जा क्षमता के अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 2030 का 175 गीगावाट कर दिया गया है। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन शुरू किए गए हैं। देखिए, जो भारत के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो हमने देख लिया है। फिर हम देखते हैं दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। इसमें कहा गया है कि निकट भविष्य में पूरा जो विश्व है या दुनिया है, एक दोनों वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, इस ग्रह के मानव द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण पानी में डूब जाएंगे। तो इस कथन पर हमको विचार स्पष्ट करने हैं। हम क्या क्या लिखेंगे? देखिए, मनुष्य जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन कर रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हमको यहाँ पर। फिर हम लिखेंगे इसने उच्च तापमान और बारिश और बर्फ़ के पैटर्न इससे बदल गए हैं, जिससे बाढ़, सूखा, इन सब चीज़ों में वृद्धि हो गई है। क्लाइमेट चेंज के चक्कर में समुद्र जो तल है वो बढ़ता जा रहा है। जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं वो डूबने की कगार पर आ गए हैं। ये छोटे द्वीपों के जलमग्न होने का भी परिणाम हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन कीजिए और पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए और एंड में कंक्लूड करिए कि इस प्रकार सतत पर्यावरण की दिशा में कुशलता से काम करना समय की आवश्यकता है कि हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलप करें, ताकि जो भविष्य में आने वाली हमारी जनरेशन्स हैं उनके सामने भी ये संकट उत्पन्न ना हो और वो भी जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूज़ कर सकें, ठीक है। तो सस्टेनेबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस तरह का वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही ये क्वेश्चंस हम बेसिकली आउटलाइंस डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस में आप अपनी तरफ से भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि जितना मैंने बता दिया है उतना सफिशिएंट है। आप अपनी तरफ से इसमें और पॉइंट्स जो भी आपको सही लगे उसको ऐड कीजिए और इससे रिलेटेड डेटा, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें ऐड करके अपने आंसर को और एनहांस कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब। थैंक यू सो मच।